हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। बुक हमारी है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। चैप्टर नंबर 2 है आंकड़ों का संकलन, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्लास 11 TSP नाम से, यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी, जो eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ से PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आंकड़ों का संग्रहण। सबसे पहले समझेंगे इसके अंदर कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े संख्यात्मक तथ्य होते हैं, यानी जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इनको हम संख्यात्मक तौर पर देखते हैं, यानी संख्या के रूप में आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। इनसे हमें समस्याओं को समझने, तो इन आंकड़ों से हम क्या करते हैं, समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने में ये आंकड़े क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आंकड़े क्या है, संख्यात्मक तथ्य हैं। इनका इस्तेमाल किस लिए जाता है भाई, कोई समस्या है तो क्यों है, उस समस्या को समझना होता है, फिर उस समस्याओं को कैसे हम हल करें, ये हम आंकड़ों के द्वारा कर सकते हैं। तो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्योंकि अगर आप एज ए स्टूडेंट है तो आपके लिए भी आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप किस तरह से नंबर लेकर आ रहे हैं, कहाँ कमियां रह रही है, तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण आप भी करते हैं। ऐसे एक बिजनेसमैन है, वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो देखता है कि भाई आंकड़ों से ही तो वो समझने की कोशिश करता है बाजार में कि भाई कि मैं यहाँ पर पैसा लगा रहा हूँ तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, या अगर कोई कमी है तो हम उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, आंकड़ों के द्वारा ही समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आंकड़े क्या है, संख्यात्मक तथ्य हैं। किस लिए यूज होते हैं, हमारी जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को सुलझाने में ये हमें मदद करते हैं। तो आंकड़ों का जब हम संग्रहण की बात करते हैं तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, इसको हम समझ लेते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप इसको ही हम देखेंगे क्या क्या चीजें आंकड़ों के संग्रहण में आती हैं। तो आंकड़ों के संग्रहण में हम स्रोत देखेंगे, स्रोत कहाँ कौन से हमारे आंकड़ों के स्रोत हैं, जिसमें हम प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े देखेंगे। ठीक है, साथ में देखेंगे इसमें किससे प्राप्त करते हैं, जनसंख्या से। इसमें हम समग्र और प्रतिदर्श देखेंगे, सर्वेक्षण देखेंगे इसके अंदर, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। ठीक है, तो आंकड़ों का संग्रहण इस प्रकार से किया जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम पूरा देखेंगे किस तरह से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आंकड़ों के स्रोत, कि आंकड़ों के स्रोत क्या है, कहाँ से आंकड़े आपके पास आते हैं। तो आंकड़ों का पहला अगर हम स्रोत देखें, आंतरिक स्रोत होता है। अगर आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो जब किसी संगठन में डेटा अपनी ही रिपोर्ट और रिकॉर्ड से लिया जाता है तो इसे आंतरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको क्या करना है, अपने जो भी बिजनेस है उसकी जानकारी चाहिए, तब वो डाटा जो आपके आंतरिक, यानी आपके संगठन के अंदर जिन डाटा का यूज करेंगे आप, वो क्या कहलाते हैं, आंतरिक डाटा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे किसी कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड से बिक्री का डेटा लेना, कि भाई आपकी कंपनी ने कितना सेल्स किया है, क्या बिक्री रही है, तो इन सब चीज का डेटा जो आप लेते हैं खुद की कंपनी से, इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं आप। दूसरे जो स्रोत होते हैं वो बाहरी स्रोत होते हैं। जब डेटा संगठन के बाहर से लिया जाता है तो उसे बाहरी स्रोत कहते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया या पत्रिकाओं से आर्थिक जानकारी हो गई। ठीक है, तो ये बाहरी स्रोत है, यानी आपको कोई भी एक बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस के लिए आपको समझना है भाई मार्केट कैसी है, किसमें ज़्यादा फायदा है, किसमें ज़्यादा नुकसान है, तो आप क्या करेंगे भाई, बाहरी स्रोत जो आपके पास हैं, जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं और समझ सकते हैं भाई, कि उन स्रोतों के आधार पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि मुझे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आपने इस सारा डाटा कहाँ से लिया, बाहर से लिया, यानी अपने संगठन से बाहर से लिया है और उसके बाद आपने उस चीज़ को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, तो वो कहाँ से हो सकता है, आप समाचार पत्र से वो डेटा ले सकते हैं या किसी पत्रिका में छपा हुआ वहां से ले सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, बाहरी स्रोत होते हैं, यानी बाहर से आप उस डेटा को लेकर आए। और ये जो डेटा था, आंतरिक स्रोत आपका खुद का जो डाटा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। फिर आता है आंकड़ों के प्रकार। तो आंकड़ों के प्रकार भी जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक आंकड़े। जो आंकड़े पहली बार खुद इकट्ठा किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़े मौलिक और नए होते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े कौन से हैं, जिसे आप खुद एकत्रित कर रहे हैं तो आपके लिए क्या होंगे भाई, वो मौलिक होंगे, बिल्कुल सही होंगे, और आपने खुद इकट्ठा किया है तो आपके लिए वो नए ही होंगे। उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा 10 साल में की जाने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़े, जैसे सरकार हर 10 साल में जनगणना करती है, तो ये क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ा होता है। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, जो आंकड़े पहले से किसी और द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं और हम उनका उपयोग करते हैं, अनुसंधानकर्ता इन्हें दूसरे स्रोत से लेते हैं। तो द्वितीयक आंकड़े क्या है, पहले से प्रकाशित पहले से हमारे पास डाटा होता है, किसी ने लिया होता है इस डाटा को और हम क्या करते हैं, उस डाटा को लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी किताब का अगर हमने डाटा ले लिया,
रिपोर्ट ले ली या वेबसाइट से ले लिया आंकड़ा, तो ये सारे क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं। इन्हें हम खुद लेकर नहीं आते बल्कि किसी के द्वारा जो दिए गए आंकड़ा होता है उसको हम यूज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं प्राथमिक आंकड़ों के प्रकार। जो हमने प्राथमिक आंकड़े देखे थे जो खुद से लेकर आते हैं आंकड़े, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा जो आता है आपका प्रश्नावली और अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी, तीसरा आपका आता है टेलीफोनिक साक्षात्कार। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं, इनको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रत्यक्ष व्यक्ति जांच। ठीक है, इसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता खुद सीधे व्यक्ति से मिलकर जानकारी एकत्रित करता है, सटीक और विश्वसनीय, लेकिन समय और लागत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो भी शोध करता है, जो भी जानकारी लेनी होती है, वो खुद किसी व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति से वो जानकारी लेकर आता है। ठीक है, तो क्या फायदा है इसका भाई, एक विश्वसनीय है कि आप खुद लेकर आ रहे हैं, ठीक है, समय लगेगा, ठीक है, और लागत भी ज्यादा इसके अंदर आती है। उदाहरण, सर्वे के लिए घर घर जाकर जानकारी लेना। ठीक है, आपको कोई भी अगर सर्वे के लिए जानकारी लेनी है कि भाई कितने बच्चे जो हैं वो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं जिनको वोट देने का अब टाइम आ रहा है, तो आप इस सब चीज़ का अगर सर्वे करते हैं तो आपको घर घर जाकर अगर वो जानकारी ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप प्रत्यक्ष जो है जाके डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। यह विधि कब उपयुक्त है, तो यह विधि जब विस्तृत जानकारी एकत्र करनी होती है, जब आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठित करनी है तो ये बहुत उपयुक्त होती है। जब जांच का क्षेत्र छोटा हो तो छोटे क्षेत्र में आसानी से आप घूम के जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जब जांच गोपनीय हो, क्योंकि भाई ये जो जांच है वो गोपनीय है, अगर आपको लगता है कि भाई कि आप जिससे जानकारी ले रहे हैं और आप और वो व्यक्ति दोनों जो हो, जानकारी जो है दोनों में ही हो और तीसरे को वो चीज़ पता ना लगे, तो भी इंपॉर्टेंट है ये। जब अधिकतम सटीकता चाहिए और आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए भाई, कि आप लगभग एक्यूरेसी चाहते हैं कि डाटा आपका 100% सही हो, तो इसलिए आप ये करते हैं। जब मौलिकता पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना, यानी जब आपके लिए लगता है भाई ये डाटा मौलिक है और मौलिक के आधार पर ही इसका यूज किया जाना चाहिए और सही डाटा होना चाहिए, तब आप इस विधि का उपयोग करते हैं। लाभ क्या है इसका, मौलिक जानकारी मिलती है, यानी जो भी जानकारी होगी मौलिक होगी क्योंकि आप खुद इन्वेस्टिगेशन करके आ रहे हैं। विश्वसनीय और सटीक जानकारी होगी। लचीलापन, स्थिति के अनुसार आपको लग रहा है भाई इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो उसी टाइम कर सकते हैं आप। समानता बनी रहती है। अतिरिक्त जानकारी भी मिल सकती है, ठीक है ना, हर प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट गए हो तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हानियां क्या है, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी अगर बड़ा क्षेत्र होगा तो एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। महंगा और समय लेने वाला है, तो महंगा होगा भाई, एक अगर बंदा है वो इन्वेस्टिगेशन करने के जा रहा है, एक बड़े क्षेत्र में जा रहा है तो उसे टाइम भी लगेगा, ठीक है ना, उससे खर्चे भी होंगे। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का असर हो सकता है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति जो सर्वे करने गया है वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो सकता है, यानी बायस हो सकता है। प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति जो होना चाहिए वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए क्या सवाल पूछने, कैसे सवाल पूछने, ठीक है, तो ये कुछ जो है इसकी हानियां हैं। दूसरा आता है इसके अंदर अप्रत्यक्ष मौखिक जांच। यह जानकारी सीधे व्यक्ति से नहीं बल्कि गवाहों या अन्य लोगों से ली जाती है। सरल और सस्ता तरीका है, लेकिन जानकारी गलत भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है भाई, जानकारी किसी एक पर्सन से ना लेके उसके बिहाफ से और लोगों की जानकारी ले जाती है। जैसे आप किसी क्षेत्र में गए, उस क्षेत्र की आपको जानकारी चाहिए तो आपने एक व्यक्ति को पकड़ा और हर जो भी व्यक्ति वहाँ पे आसपास रहते हैं उनके लिए उनसे जानकारी ले ली, तो उसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच कहा जाता है। जैसा पुलिस करती है, तो पुलिस गवाहों से जानकारी लेती है, ठीक है ना, अगर कोई भी घटना घटती है जो पुलिस जाती है तो क्या करती है, आसपास में जो भी लोग होते हैं उनसे वो जानकारियां इकट्ठा करती है। यह विधि कब उपयुक्त है, जब संबंधित व्यक्ति जानकारी नहीं दे पाता, अज्ञानता के कारण या जानकारी साझा नहीं करना चाहता, जैसे कोई व्यक्ति भाई बताना नहीं चाहता है, तब दूसरों से पूछकर उसकी जानकारी ली जा सकती है। जब जांच का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारे लोगों से जानकारी नहीं इकट्ठा की जा सकती, तो कुछ लोगों से कर ली जाती है। जब गोपनीयता या संवेदनशील जानकारी प्राप्त करनी होती है, अब किसी की गोपनीय और संवेदनशील जानकारी लेनी है तो भी ये इंपॉर्टेंट है। जब समस्या जटिल हो और विशेषज्ञ की राय जरूरी हो, ठीक है, अब अगर समस्या कुछ ज़्यादा जटिल है और विशेषज्ञ भी जरूरी हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि भाई जो भी जानकारी लाई गई है उसको देखना भी सही समझना होता है कि भाई ये जो जानकारी है वो सही है या गलत है, तो विशेषज्ञ की भी जरूरत है कि हो सकता है भाई अगला बंदा गलत बोल रहा हो, तो ये भी चीज़ देखना जरूरी हो जाता है इसके अंदर। लाभ क्या है इसका, विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकती है, तो ज़्यादा बड़े क्षेत्र को आसानी से कवर किया जा सकता है। सस्ता और कम खर्चीला होता है क्योंकि हर व्यक्ति के पास नहीं जा रहे होते, कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाते हैं तो थोड़ा कम सस्ता होता है और खर्चीला जो कम होता है। व्यक्तिगत पक्षपात कम होता है, तो इसमें व्यक्तिगत पक्षपात कम हो सकता है। विशेषज्ञों की राय मिलती है, साथ ही इसमें क्या होता है, विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। हानियां क्या है, जानकारी अप्रत्यक्ष हो सकती है, हो सकता है भाई जो जानकारी दे रहा है वो ठीक ना हो। सटीकता की कमी, सटीक जानकारी ना हो। गवाह का पक्षपात हो सकता है, यानी जो गवाह जो बात बता रहा है हो सकता है वो पक्षपात कर ले, सही जानकारी ना दे। सूचना देने वालों की रुचि कम हो सकती है, हो सकता है भाई कोई बंदा आपको रुचि ही ना ले जवाब देने में।
एक रूपता की कमी हो सकती है, यानी एक एक जैसे जवाब आपको ना मिल पाए हर व्यक्ति से, तो ये समस्या है इसके अंदर। स्थानीय स्रोत से जानकारी, तीसरा जो आता है, स्थानीय संवाददाताओं या स्रोतों के माध्यम से जानकारी जुटाई जाती है, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी है लेकिन संवाददाता की सटीकता पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो संवाददाता होते हैं उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे होते हैं, जो जानकारियां इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनसे ये जानकारी ली जा सकती है। उदाहरण, समाचार संवाददाताओं से खबरें लेना, जैसे आपने देखा होगा टीवी पे एक एंकर बैठा होता है और अलग अलग क्षेत्रों में जो संवाददाता होते हैं वो जानकारी देते हैं, तो कई बार वो कहते हैं भाई सूत्रों के हवाले से खबर है, तो जानकारी जो है वो सटीक हो, इसमें थोड़ी समस्या भी हो सकती है। ये विधि कब उपयुक्त है, जब नियमित और लगातार जानकारी चाहिए, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस जानकारी जब चाहिए होती है तब यूज की जाती है। जब जांच का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बड़े क्षेत्रों के लिए जरूरी है। जब अत्यधिक सटीकता जरूरी ना हो, जब ज्यादा सटीकता की जरूरत ना हो, बस जानकारी कुछ कुछ मिल जाए, तो उसके लिए उपयोगी है। ठीक है। लाभ क्या है इसका, विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, सस्ता और किफायती तरीका है, विशेष उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होता है, यानी कोई विशेष उद्देश्य, कोई विशेष जानकारी चाहिए तब ये कारगर होती है। लगातार जानकारी प्राप्त होती है इससे, क्या लगातार आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हानियां क्या है, मौलिकता की कमी, जरूरी नहीं कि भाई वो चीज सही हो बिल्कुल। एक रूपता नहीं रहती, यानी एक जैसा इसमें रिजल्ट नहीं आता। पक्षपात की संभावना होती है, भाई संवाददाता पक्षपात के हिसाब से भी बातें बता सकता है। उच्च स्तर की सटीकता नहीं, यानी अच्छी सटीकता नहीं होती। समय लेने वाला तरीका है, काफी समय लगता है इसके अंदर। ठीक है। बी आता है इसके अंदर जो हमारी पहली थी, प्रश्नावली और अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी। ठीक है ना, तो जो हमने प्राथमिक स्रोत देखा है उसका जो बी पार्ट है उसमें आता है प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से जानकारी। ठीक है, बी पार्ट में तो इसमें सबसे पहला आता है मेलिंग, प्रश्नावली सर्वेक्षण कहा जाता है इससे। इसमें क्या होता है, प्रश्नावली को डाक या ईमेल के माध्यम से लोगों को भेज दिया जाता है, यानी जो भी आपका प्रश्न है, जो भी जानकारी चाहिए, आप क्या करेंगे, या तो डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति को भेज देंगे। लोग इसे भरकर वापस भेजते हैं, उसके बाद लोग क्या करेंगे, भरकर वो जानकारी आपको वापस भेजते हैं। उदाहरण, किसी उत्पाद पर ग्राहक की राय जानने के लिए प्रश्नावली भेजना। ठीक है, मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके बाद आप अपने कस्टमरों को क्या कर सकते हैं, फीडबैक के लिए मेल कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मेलिंग सर्वेक्षण। यह विधि कब उपयुक्त है, जब जांच का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी बड़े क्षेत्र का आपको जानकारी चाहिए। जब उत्तरदाता शिक्षित हो और सहयोग करने के इच्छुक हो। ठीक है, इसमें क्या भाई, अगर डाक और मेल तो वही कर सकता है जो शिक्षित हो, तो उनके लिए जो है ये प्रयुक्त होती है। लाभ क्या है, विस्तृत क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, यानी बड़े क्षेत्र के लिए उपयोगी है। सस्ता और किफायती है, मौलिक जानकारी मिलती है इसके अंदर, पक्षपात से मुक्त होता है क्योंकि डायरेक्ट आपको भेज रहा होता है वो व्यक्ति। गोपनीयता बनी रहती है, यानी आपने जिसको भेजा और उसने आपको भेजा, तो गोपनीयता बनी रहती है भाई कि उन बातों को साझा नहीं किया जाता। हानियां, सीमित उपयोग है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, कम सटीकता और शुद्धता होती है, रुचि की कमी हो सकती है, यानी हो सकता है भाई लोग जवाब ही ना दें, आप मेल करें या डाक करें तो। गलत व्याख्या की संभावना है, हो सकता है लोग भाई उसकी गलत व्याख्या भी कर दें, यानी जो आपने प्रश्न भेजा उसको समझ में ना आए तो कुछ गलत तरीके से भी बता सकता है। समय अधिक लगता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, समय अधिक लगता है, आपने किसी को मेल किया, डाक भेजा, अब उसका मन करेगा वो 5 दिन बाद 10 दिन बाद कब रिप्लाई करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आता है एनुमरेटर विधि। इसमें क्या होता है, प्रशिक्षित एनुमरेटर प्रश्नावली को सीधे उत्तरदाताओं को व्यक्तिगत रूप से या फोन के माध्यम से देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, एक एनुमरेटर होगा, वो क्या करेगा भाई, एक प्रश्नावली बनाएगा और उस प्रश्नावली को लेकर कहाँ जाएगा, व्यक्ति के पास जाएगा, या फिर क्या करेगा भाई, फोन के माध्यम से फोन करके उनसे वो जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो इसे एनुमरेटर विधि कहा जाता है। यह विधि कब उपयुक्त है, जब पर्याप्त धन और प्रशिक्षित गणनकर्ता उपलब्ध हो, तो इसके लिए भाई जरूरी है कि पैसा होना चाहिए और प्रशिक्षित लोग होने चाहिए। ठीक है, जब जांच का क्षेत्र बड़ा हो, बड़े क्षेत्र में आपको सर्वेक्षण करना हो, जब परिणामों की सटीकता महत्वपूर्ण ना हो, यानी आपको सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करनी हो और परिणाम पूरा सटीक हो, कम सटीक हो फिर भी चलेगा, तब इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, लाभ क्या है इसके, विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलती है, उत्तर देने में बेहतर प्रक्रिया मिलती है। ठीक है, और पक्षपात की संभावना कम होती है, अशिक्षित लोगों के लिए भी उपयोगी है। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा है, उसने कुछ प्रश्नावलियां बनाई हुई है और प्रश्नावली आपसे पूछ रहा है और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो इजी से जो है ये वो सारे प्रश्न पूछ लेता है और आपको उनकी जानकारियां भी आसानी से इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, हानियां क्या है, महंगा तरीका है। ठीक है, फोन करना हो गया तो, और उसके बाद लोगों को प्रशिक्षित करके किसी के पास भेजना हो गया, तो ये थोड़ा आपको महंगा तरीका है। ये समय अधिक लगता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, गणनाकर्ता का पक्षपात हो सकता है, भाई गणना जो कर रहा है वो अपने हिसाब से डेटा को यूज कर सकता है। गणनाकर्ता की क्षमता सीमित हो सकती है, हो सकता है भाई गणनाकर्ता जो चीज़ पूछना चाहता है वो ना पूछ पाए। ठीक है, या हो सकता है कि वो जितना काम उसको दिया जाए वो उतना ना कर पाए, तो ये भी क्या होती है, इसमें कमियां हो सकती हैं।
फिर आता है टेलीफोनिक साक्षात्कार, ठीक है। तीसरा जो आपका है प्राथमिक में आता है टेलीफोनिक साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, इस विधि में शोधकर्ता फोन के माध्यम से व्यक्ति से सवाल पूछते हैं और जवाब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करेगा भाई, फोन करेगा लोगों से और जानकारी इकट्ठा करके रिकॉर्ड में रखेगा। उदाहरण, किसी उत्पाद या सेवा के बारे में ग्राहकों की संतुष्टि जानने के लिए सर्वेक्षण कॉल करना, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं या कोई भी चीज लेते हैं तो आपको फीडबैक कॉल आता है कि भाई आपने हमारे प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है ना, इसका आप रिव्यू कर दें। तो ये सारी चीजें जो है इसके माध्यम से की जाती हैं। यह विधि कब उपयुक्त है, जब उत्तरदाताओं के पास टेलीफोन कनेक्शन हो। तो भाई टेलीफोन कनेक्शन होना इसके लिए जरूरी है। जब कम समय में डेटा एकत्र करना हो, कम समय में ज्यादा लोगों से चीजें जाननी है, तब ये जो उपयुक्त होता है। लाभ क्या है इसका, विस्तृत क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, सस्ता और किफायती है, संदेश तुरंत दूर कर सकते हैं, संदेश जो भी है वो तुरंत फोन करके दूर कर सकते हैं। हानियां क्या है, सीमित उपयोग है, सिर्फ टेलीफोन वाले ही इसमें शामिल होते हैं। दृश्य प्रतिक्रिया विजुअल फीडबैक संभव नहीं होता, ठीक है ना, लोग एक दूसरे के सामने रहकर किसी चीज को बताते नहीं, ठीक है। तो ये इसकी कमी है। अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण है, यानी जब प्रश्नावली बना के आप किसी के पास जाते हैं और उनसे जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले प्रश्नावली में उद्देश्य और परिचय बताया जाना चाहिए कि भाई हम किस लिए कर रहे हैं और हम कौन हैं और किस लिए करने आए हैं, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए जब आप सर्वे करने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं। प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इतने सारे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि जो जिस व्यक्ति से आप प्रश्न कर रहे हो बोर हो जाए और उठ के चला जाए। पहले आसान प्रश्न हो फिर कठिन प्रश्न किए जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले प्रश्न जो है वो आसान होने चाहिए ताकि जो जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं वो आपके कंफर्टेबल हो जाए, तो उसके बाद आप कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न साफ और आसान होने चाहिए, ठीक है ना, प्रश्न बिल्कुल साफ होने चाहिए, उसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए ताकि उसको समझ में ही ना आए। प्रश्न उलझे या नकारात्मक नहीं होने चाहिए, तो कोई ऐसे उलझे हुए प्रश्न ना हो, नकारात्मक ना हो जिससे उसको बुरा लगे। प्रश्नों में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो सटीक होने चाहिए, उसमें कुछ ऐसा ना हो कि उसको समझ में ही ना आ रहा हो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। प्रश्नों के उत्तर का अंदाजा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, प्रश्नों के उत्तर का अंदाजा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऐसा प्रश्न ना बनाए जिससे उसको उत्तर का अंदाजा लग जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब समझते हैं द्वितीयक डेटा स्रोत, यानी दूसरे जो आंकड़े हैं जिससे हमें डाटा प्राप्त होता है। तो इसमें द्वितीय जो डेटा स्रोत है, ठीक है, जो आंकड़े हैं उसमें आते हैं प्रकाशित। यह वह डेटा होता है जो पहले से प्रकाशित हो चुका होता है और सभी के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो हमारा द्वितीय डेटा स्रोत में जो आता है सबसे पहला प्रकाशित स्रोत, यानी प्रकाशित है, हर कोई इसका यूज कर सकता है अपने सुविधा अनुसार। जैसे सरकारी रिपोर्ट और दस्तावेज, ठीक है ना, सरकारी रिपोर्ट और दस्तावेज जो है आपके प्रकाशित आंकड़े होते हैं, जिसमें जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट, ये सब गवर्नमेंट द्वारा करी जाती है। तो ये सारे आंकड़े आपके पास होते हैं, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। शैक्षणिक जर्नल और शोध पत्र, तो शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित शोध पत्र और लेख, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शोध करते हैं चीजों पर, तो वो जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं, उसका यूज किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो होती हैं रखती हैं, बनाती हैं, तो उनका भी यूज किया जा सकता है दूसरे डाटा स्रोत में। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित लेख और रिपोर्ट, ये भी आपके दूसरे आंकड़े में आ जाते हैं। तीसरा ऑनलाइन डेटाबेस, विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाए गए ऑनलाइन डेटाबेस जैसे गूगल स्कॉलर आदि, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, ठीक है। अब आता है अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं, यह वह डेटा होता है जो किसी विशेष संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा एकत्रित किया जाता है लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता, ठीक है। तो एक तो हमने देखा प्रकाशित है, जो प्रकाशित होते हैं उन डाटा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं वो अप्रकाशित होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति ने, किसी सार्वजनिक संस्था ने उस डाटा को लिया हो लेकिन उसने प्रकाशित ना किया हो, ठीक है। जैसे सरकारी विभागों के आंतरिक रिकॉर्ड, तो बहुत सारी सरकारी जो एजेंसियां हैं जो आंतरिक रिकॉर्ड रखती हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो वो अप्रकाशित होते हैं। तो कुछ सरकारी एजेंसियों के पास आंतरिक रिपोर्ट और डेटा होते हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा प्राइवेट कंपनियों के रिकॉर्ड, तो कंपनियों के पास अपने उत्पाद, बिक्री, ग्राहक डेटा आदि से संबंधित गोपनीय डेटा होते हैं। तो भाई हर कंपनी के पास क्या होता है, जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, उन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, लेकिन वो सबको साझा थोड़ा ना करता है, वो गोपनीय होते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के आंतरिक शोध, कई बार शोधकर्ता या शैक्षणिक संस्थान अपने शोध प्रकाशित नहीं करते लेकिन यह जानकारी उपलब्ध होती है। तो भाई बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान हो गए या शोधकर्ता हो गए, वो किसी ना किसी चीज पर शोध करते हैं लेकिन वो उसको प्रकाशित नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे डेटा हो सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र और डायरी, कुछ शोधकर्ता या विशेषज्ञों के पास व्यक्तिगत नोट्स और डेटा होते हैं जो प्रकाशित नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारी डाटा जो इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे डाटा भी जो प्रकाशित नहीं होते तो वो भी क्या आते हैं, दूसरे स्रोत में आ जाते हैं। जैसे किसी कंपनी के आंतरिक बिक्री रिकॉर्ड, सरकार के आंतरिक सुरक्षा आंकड़े, तो ये सारे क्या होते हैं, अप्रकाशित स्रोत होते हैं और ये आंकड़े के द्वितीयक स्रोत में आते हैं, ठीक है। अब समझते हैं जनगणना और प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं जनगणना क्या है।
तो किसी भी सर्वेक्षण को दो तरीके से किया जाता है, यानी आप कोई भी सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तो वो दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। पहला होता है आपका जनगणना विधि, ठीक है, जिसे सेंसस मेथड भी कहते हैं। जब किसी सांख्यिकी जांच में पूरे जनसंख्या के हर तत्व डेटा एकत्रित किए जाते हैं तो इसे जनगणना विधि कहा जाता है। यानी जो एक जनसंख्या है एक देश की, तो वहां पर जब उस देश में कितने लोग रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या लिंग है, कितने किस रेशो में लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है ना, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने 18+ हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो जानकारी इकट्ठा की जाती है किसके द्वारा, जनगणना के द्वारा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। इसमें क्या होता है भाई, व्यक्ति जो सरकारी एजेंसियों के लोग हैं वो डोर टू डोर जाते हैं और जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के तौर पर कैसे करा जाता है इसे, जैसे 600 मजदूरों की औसत मासिक मजदूरी निकालनी है, ठीक है, तो जनगणना विधि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर जनगणना विधि का यूज करना है, आपको कहा जाए भाई एक एरिया में जाओ आप और वहां पर कितने मजदूर हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जानकारी निकाल के लाओ। तो अब क्या करेंगे, आप जाएंगे भाई 600 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 600 मजदूरों के पास जाएंगे और हर मजदूरों से क्या पूछेंगे, भाई आपकी कितनी सैलरी है, ठीक है। तो सबसे आपने 600 व्यक्ति से आपने सैलरी पूछी, ठीक है, तो जितनी भी सैलरी है, जितने लोग 600 लोगों की जितनी भी सैलरी है उन सबको क्या करेंगे आप प्लस कर लेंगे और लास्ट में जो भी उनकी सैलरी बनेगी, ठीक है, तो कितने लोग हैं 600 लोग हैं, उन 600 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी मजदूरों की औसत मासिक मजदूरी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्षेत्र में किसी मजदूर की औसत मजदूरी निकालने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे भाई, पहले हर उस 600 व्यक्ति से मिलेंगे, मजदूर से मिलेंगे और उन सबकी इनकम पूछेंगे और उन सबकी इनकम को क्या कर देंगे आप, 600 की जो इनकम है उनको प्लस कर देंगे, तो उनकी जो भी इनकम बनेगी उस इनकम को जो भी 600 लोग थे, ठीक है, ठीक है, तो उनसे क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर 6000 सबकी बनी है और आपने डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 10, ठीक है, तो 10 जो आपका हो जाएगा 10 प्रति व्यक्ति जो होगी यहाँ पर मासिक वेतन मजदूरी आ जाएगी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर है ये। तो इस तरह से क्या होता है जनगणना विधि, यानी डायरेक्ट निकाली जाती है, हर एक की जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर जो भी चीज पूछनी होती है उससे कैलकुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसे जनगणना विधि कहते हैं। ऐसे अगर भाई साक्षरता अनुपात लगाना है, लिंग अनुपात निकालना है, ठीक है, बेरोजगारी निकालनी है, तो इन सब चीजों का जो है ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जनगणना विधि में और जनगणना की जाती है, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर कि भारत की जनगणना विधि क्या है। तो भारत की जनगणना जो है हर 10 साल में होती है। तो अगर भारत की जनगणना विधि देखें तो भारत की जनसंख्या हर 10 साल में की जाती है, ठीक है। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। यह विधि पूर्ण जनगणना यानी 100% गणना ही कहलाती है, क्योंकि भाई पूरा हर एक डाटा को कवर किया जाता है, जिसे 100% गणना भी कहा जाता है। किस डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, तो किन किन चीजों पर ध्यान रहता है जब जनगणना की जाती है। सबसे पहले भाई जन्म और मृत्यु दर देखी जाती है, भारत की क्या है, साक्षरता दर का अंदाजा लगाया जाता है, कार्यबल का अंदाजा लगाया जाता है, जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, जनसंख्या का आकार और संरचना देखी जाती है, रोजगार देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो है इस जनगणना में शामिल की जाती हैं। लाभ क्या है इसका, जनसंख्या का गहन अध्ययन होता है इसके अंदर, यानी विभिन्न पहलुओं की पूरी जानकारी मिलती है। तो जनसंख्या का अच्छे से अध्ययन किया जाता है भारत की। उच्च सटीकता और विश्वसनीयता होती है, यानी हर इकाई से जानकारी लेने के कारण डेटा बहुत सटीक होता है, ठीक है। जनगणना विधि में क्या होता है, डेटा बहुत सटीक होता है क्योंकि हर एक चीज की जानकारी ली जाती है। समान इकाइयों के लिए उपयुक्त है, जब जनसंख्या में भिन्नता हो, यानी जब जनसंख्या में अलग अलग प्रकार देखा जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। हानियां क्या है, बहुत महंगा है, हर इकाई का डेटा लेने में अधिक खर्च आता है, यानी हर डोर टू डोर जाके हर एक व्यक्ति पूरे देश में लेना डाटा थोड़ा खर्चीला है ये। अधिक समय और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो भाई ज्यादा लोग लगेंगे, पूरे देश का सर्वे करवाना है, ठीक है ना, श्रमिकों की संख्या ज्यादा होगी इसके अंदर। तो डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या लंबा समय लग सकता है, काफी ज्यादा टाइम लग सकता है भाई, इतना बड़ा सर्वेक्षण करना हो तो टाइम क्या होता है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। कुछ मामलों में असंभव है, अनंत जनसंख्या में उपयोग नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए जनसंख्या बहुत अत्यधिक है, अगर पूरे विश्व की जनसंख्या को कहा जाए भाई जाके जनगणना करो, तो ये करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो जनगणना विधि है वो अगर आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रतिदर्श विधि। तो एक तो देखा भाई जनगणना विधि थी, हम डायरेक्ट जाके भाई हर एक जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें प्रतिदर्श विधि क्या होती है, इसमें सैंपलिंग की जाती है, यानी हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना जब आसान नहीं होता या कठिन होता है तो और डाटा भी हमें चाहिए होता है, तो हम प्रतिदर्श विधि का यानी सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब पूरी जनसंख्या के बजाय कुछ प्रतिनिधि इकाइयां चुनी जाती हैं और उन पर डेटा एकत्रित किया जाता है तो इसे प्रतिदर्श विधि कहते हैं। यानी उसमें हमने देखा था भाई अगर 600 मजदूर थे तो 600 मजदूर के पास गए और उसके बाद डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें 600 के पास नहीं जाया जाएगा, ठीक है, मात्र 60 के पास जाकर ही हम क्या करेंगे, अपने जो भी डाटा है उसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास जाना था, यहाँ पे 600 के पास में जाके कुछ लोगों के पास जाके हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे
600 मजदूरों में से 60 मजदूरों का चयन किया गया और उनके वेतन का औसत निकालकर पूरी जनसंख्या का अनुमान लगा दिया गया। तो उसमें क्या था भाई, 600 लोगों के पास जाके हमने मजदूरी का क्या लगाया था, अंदाजा लगाया था, ठीक है ना। यानी जो भी हमने निकाला था, औसत निकाला था, जो भी मजदूर वेतन का औसत निकाला था, वो 600 लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है, फिर उनकी सबकी इनकम जो थी उन सारी इनकम को प्लस करके उसके बाद हमने 600 से डिवाइड करके तब जाके औसत निकाली थी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्रतिदर्श विधि के अंदर, इसके अंदर हम 600 लोगों के पास ना जाके मात्र एक रैंडम 7 लोगों के पास जाएंगे, 60 लोगों से उनकी इनकम पूछ लेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेतन निकाल देंगे, ठीक है। 60 लोगों से पूछा और उसके अकॉर्डिंग ही जो उनकी औसत निकालकर और जो भी अनुपात जनसंख्या है उनके अनुपात में क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो उनकी जो भी 60 लोगों से हमने जो भी सैलरी पूछी, तो इसमें क्या होगा, जो भी मान लीजिए 60 लोगों की सैलरी थी, उसमें जैसे मान लीजिए 60 लोगों की 600 सैलरी थी और 60 लोग थे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से औसत निकाली जाती है, इसमें सारे 600 लोगों के पास नहीं जाया जाता। पहला कदम क्या होता है, इसमें सैंपल लेने से पहले जनसंख्या की पहचान करनी होती है कि भाई जनसंख्या कितनी है। उसके बाद अच्छा सैंपल छोटा हो लेकिन पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है और कम समय व कम खर्च में सही जानकारी मिल जाती है। तो इसमें क्या होगा भाई कि हर एक व्यक्ति के पास ना जाके कुछ लोगों के पास जाके जानकारी ली जाएगी, तो इससे क्या होगा भाई, खर्चा भी कम आएगा और जानकारी भी जो है वो मिल जाएगी, औसत आय क्या है, ठीक है। सैंपल के आकार को प्रभावित करने वाले कारक, अब जो सैंपल है वो किस आकार के आधार पर प्रभावित करता है, तो सबसे पहले भाई जनसंख्या का आकार देखा जाएगा। जब हम सैंपल विधि का यूज करेंगे तो देखेंगे भाई सैंपल का आकार जो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर जनसंख्या बड़ी हो तो सैंपल बड़ा होगा, छोटी हो तो सैंपल छोटा होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप 1 लाख लोगों का सर्वे कर रहे हैं तो उसमें कम से कम नहीं तो भाई 20,000 तो डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है, तब वो सही है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए भाई 20 से 25,000 लेंगे, अगर 1 लाख लोगों का सर्वे कर रहे हैं तो डाटा सही होगा, ठीक है। छोटा हो तो सैंपल छोटा चल जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 1 लाख लोगों का ही कर रहे हैं तो मान लीजिए आप उसमें क्या कर सकते हैं भाई, 10,000 15,000 का ले सकते हैं डाटा। यानी जितना बड़ा सैंपल होगा, जितना बड़ी जनसंख्या होगी उतने सैंपल बड़े होंगे और जितनी छोटी संख्या होगी उतने सैंपल भी जो होंगे वो छोटे होंगे, ये ध्यान रखना है। सटीकता की आवश्यकता, ज्यादा सटीकता चाहिए तो सैंपल बड़ा होगा। तो भाई जितनी ज्यादा, मान लीजिए आपने 100 लोग हैं, ठीक है ना, और आपने डाटा लिया कितने लोगों का, मान लीजिए आपने 25 लोगों का डाटा लिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई कि ये जो सही सैंपल है तो इसमें सही रिजल्ट बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 100 लोग हैं और आप डेटा ले रहे हैं सिर्फ 10 लोगों का, तो हम एग्जैक्ट जो है वो सही सैंपल नहीं लेके अच्छे से अनुमान नहीं लगा सकते अनुमान, ठीक है। तो हम सही से अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इसलिए डाटा जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा हम सैंपल लेंगे उतना ज़्यादा जो सटीक जो है हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जनसंख्या का स्वरूप समान होना चाहिए, यानी छोटा सैंपल पर्याप्त है। अगर मान लीजिए जनसंख्या समान है, मान लीजिए अगर आपको सिर्फ मेल मेल का सर्वे करना है तब तो ठीक है भाई, छोटे सैंपल में भी चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर क्या हो गया भाई, मान लीजिए जनसंख्या जो है उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब शामिल हो जाते हैं, अगर मान लीजिए असमान डाटा है, जनसंख्या का स्वरूप है, तब हमें सैंपल जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। अध्ययन की प्रकृति, गहन व लगातार अध्ययन, छोटे सैंपल, यानी अगर आपको छोटा सैंपल है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं भाई, गहन व लगातार अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्यापक अध्ययन करना है, यानी ज्यादा अध्ययन करना, बड़े आधार पर अध्ययन करना है, तो बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर गहन अध्ययन करना है तो आप छोटे सैंपल से भी काम कर लेंगे और उससे उसका गहन अध्ययन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको व्यापक ज्यादा अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिवादियों का स्वभाव, यदि ज्यादा लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सैंपल बड़ा लेना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं गए हैं भाई, 100 लोगों का अगर आप गए हैं सर्वेक्षण करने और वहां पे 100 लोगों में हर जो है दूसरा बंदा वो चीजों को नकार दे रहा है, तो आपको मान लीजिए 25 लोगों का लेना था और आप सिर्फ 12 लोगों का ले पाए अगर डेटा, ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना भाई, जितने ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप 25 लोगों के पास गए, 12 लोगों ने जवाब दिया तो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, 50 लोगों के पास जाएंगे ताकि 25 लोग कम से कम जो है वो चीज़ों को बता सके। तो इससे क्या होगा, आपके पास ज़्यादा डेटा होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को बता पाएंगे, ठीक है। अच्छे सैंपल की विशेषताएं क्या होती हैं, तो सबसे पहला प्रतिनिधित्व, यानी सैंपल रैंडम तरीके से चुना जाए ताकि सभी को समान मौका मिले। यानी जब आप सैंपल लेने जा रहे हैं तो रैंडम ही चुनना चाहिए, यानी सबको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप, अगर आपको 4 गांव दिए गए हैं तो आप एक गांव में गए और फिर वहीं से सारा इकट्ठा कर लिया और चारों गांव का अनुमान लगा लिया, तो ये गलत हो जाएगा। सबको, यानी चारों गांवों से कुछ कुछ चीज़ों जो है आपको पूछनी पड़ेंगी, तभी आप जो है सही चीज़ें इकट्ठा कर पाएंगे। पर्याप्त आकार, जनसंख्या की सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए सैंपल पर्याप्त बड़ा हो, तो भाई अगर पर्याप्त आकार होना चाहिए, यानी जैसी जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो भी चीजें हैं सभी की विशेषताओं को दर्शाने के लिए सैंपल पर्याप्त बड़ा हो, ठीक है भाई। हर एक चीज को जानने के लिए सैंपल को जो बड़ा रखना चाहिए ताकि ज्यादा जानकारी इकट्ठा हो सके। समानता,
जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी जो भी जनसंख्या है समान जनसंख्या के आधार पर ही आप सर्वे करना जरूरी हो जाता है, वहां पे सैंपल लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। स्वतंत्र चयन, प्रत्येक इकाई का चयन स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है ना, अपने हिसाब से स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप एक का करें और दूसरे का ना करें, ठीक है, स्वतंत्र जरूरी है। अनुसंधान उद्देश्य के अनुसार सैंपल का चयन अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, यानी जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसका उद्देश्य साफ होना चाहिए। आप स्त्रियों के लिए डाटा लेने गए हैं तो स्त्रियों का डाटा ले, पुरुषों के लिए लेने गए हैं तो पुरुषों का डाटा ले, अगर दोनों के लिए लेने गए हैं तो दोनों का डाटा ले, ठीक है। तो उद्देश्य जो है आपके उद्देश्य के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। अब आता है सैंपल विधि के लाभ। तो जो हम सैंपलिंग विधि है उसके लाभ क्या है? कम खर्चा होता है, यानी पूरी जनगणना की तुलना में सस्ती है, यानी अगर आप पूरी जनगणना में देखा था भाई हर एक व्यक्ति के पास जाके डाटा इकट्ठा करना है तो वो क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये क्या होता है भाई, सस्ता है, कम खर्चा लगता है, तेजी से, कम डेटा होने से समय भी बचता है, तो कम डेटा है तो जल्दी चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। अधिक सटीकता, सही तरीके से सैंपल लेने पर ज़्यादा सटीक परिणाम, अगर आपने डाटा सही से लिया है तो उस कम सैंपल में भी अच्छे परिणाम आप देख सकते हैं। विशेषज्ञों का उपयोग, विशेषज्ञों की मदद से उच्च गुणवत्ता का अध्ययन संभव है, तो विशेषज्ञ बैठेंगे तो वो अच्छे से जो डेटा को है वो देखेंगे तो उसकी गुणवत्ता को और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी, छोटे क्षेत्र से गहन जानकारी ली जा सकती है, ठीक है, छोटा क्षेत्र है तो वहां से और अच्छी जानकारी आप ले सकते हैं। सैंपल विधि की कमियां क्या हैं? तो 100% सटीकता नहीं होती, तो भाई इसमें ऐसा नहीं कि 100% सटीक होगा, कमियां होंगी क्योंकि सैंपल साइज छोटा लिया जाता है, तो क्योंकि निष्कर्ष सैंपल पर आधारित होता है तो उसमें कुछ कभी कभी कमियां भी हो सकती हैं। प्रतिनिधित्व की कमी, यदि सैंपल सही नहीं चुना गया तो परिणाम गलत हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई प्रतिनिधि गया तो उसने सैंपल ढंग से नहीं इकट्ठा किए तो परिणाम गलत आ सकते हैं। पक्षपात, अगर चयन में पक्षपात हुआ तो परिणाम गलत होंगे। मान लीजिए अगर आपने जिसको भेजा है उसने सोचा भाई कि यहाँ से ले लेता हूँ डाटा और ये भाई मेरा है और मैं यहाँ से लूंगा तो हो सकता है भाई कमियां निकल जाए, तो इसलिए वो वहां से ना ले, तो भी क्या हो सकता है, पक्षपात के कारण भी गलत डाटा आ सकता है। विशेषज्ञता की कमी, बिना विशेषज्ञ मदद के परिणाम संतोषजनक नहीं है, तो विशेषज्ञों को दिखाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही जो आंकड़ों का सही से अनुमान लगा सकते हैं। विधि, जनसंख्या में कठिनाई, ठीक है ना, तो विविध जो जनसंख्या होती है उसमें कठिनाई होती है, यानी तुम बहुत विभिन्न जनसंख्या होने पर सभी सैंपल लेना मुश्किल होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर बहुत सारी जनसंख्या है वहां पर, यानी आपको हर एक चीज का विवरण लेना है, मान लीजिए बच्चों का लेना है, बुजुर्गों को लेना है, युवाओं का लेना है, महिलाओं का अलग लेना है, ठीक है ना, पुरुषों का अलग लेना है, तो अगर बहुत ज्यादा विविधता है तब सैंपल लेने में जो है थोड़ी मुश्किल आ सकती है। प्रतिचयन के प्रकार, ठीक है ना, प्रतिचयन समझते हैं क्या है। प्रतिचयन जो होता है उसको दो प्रकार से, यानी जो सैंपलिंग होती है हमारी उसको दो प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है यादृच्छिक प्रतिचयन और दूसरा आता है गैर यादृच्छिक चयन, ठीक है। तो जो सैंपलिंग का टाइम है, जो हमने सैंपल देखा, सैंपल किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो दो तरह से यूज किया जाता है सैंपल। पहला आता है रैंडम सैंपलिंग, दूसरा आता है नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो यादृच्छिक प्रतिचयन देखते हैं सबसे पहले, रैंडम सैंपलिंग। ये वह विधि है जिसमें जनसंख्या की हर इकाई को सैंपल में आने का ज्ञात अवसर मिलता है, इसे संभवतः प्रतिचयन भी कहा जाता है। इस विधि में पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होती, दो प्रकार की हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई कि जो पूरी जनसंख्या है उनको शामिल करने के लिए ऐसा सैंपल लिया जाता है कि भाई सबको समान अवसर मिल जाए उस सैंपल के अंदर आने का, ठीक है। तो दो प्रकार से होता है, एक साधारण रैंडम सैंपलिंग होती है और एक प्रतिबंधित रैंडम सैंपलिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं साधारण रैंडम सैंपलिंग क्या है। तो हर एक इकाई को चुने का समान मौका मिलता है, यानी जिसका भी सैंपल लिया जाएगा हर एक इकाई को समान अवसर दिया जाएगा। कैसे? लॉटरी विधि द्वारा। यह सबसे सरल तरीका है, रैंडम सैंपल है। मान लीजिए भाई 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 लोगों के नाम जो है इस बॉक्स के अंदर रख दिए जाएंगे और एक का निकाला जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या करा जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, लॉटरी विधि या सैंपल विधि, लॉटरी विधि कहा जाता है इसको, ठीक है। तो लॉटरी विधि है ये। कैसे किया जाता है, सभी इकाइयों का नाम या नंबर पर्चियों में लिख लिया जाएगा, एक पर्ची को एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, फिर पर्चियां निकालकर सैंपल चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, लॉटरी विधि। फिर आता है यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं, दूसरा जो है तालिकाओं में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले जनसंख्या की सभी इकाइयों को संख्या दी जाती है, तैयार रैंडम नंबर टेबल से नंबर चुनकर सैंपल चुना जाता है। यह विधि वैज्ञानिक है और बड़े डेटा के लिए सेट की जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक टेबल होगी, ठीक है, ऐसे टेबल बना ली जाएगी और इस टेबल में क्या कर दिया जाएगा भाई, नंबर लिख दिए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, ऐसे लिख लिया जाएगा। और उसके बाद ये तय किया जाएगा भाई कि कितने नंबर निकालने हैं, तो ये तय कर दिया जाएगा भाई इसमें से कम नहीं तो 1 से 5 के बीच के नंबर निकाल लिए जाएं, ठीक है। तो 1 से 5 के बीच का नंबर देखेंगे तो क्या आ गया, 2 और 4 आ गया, ठीक है। तो इनको क्या किया जाएगा, इनको चुन लिया जाएगा, ठीक है, और इनका डाटा ले लिया जाएगा। तो इस तरह से काम किया जाता है। लाभ क्या है इसका, कोई व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता, ठीक है ना, सबको समान अवसर मिल जाता है, वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीका है, त्रुटि का अनुमान लगाया जा सकता है, भाई इसमें त्रुटियां हो सकती हैं,
बड़े सैंपल में जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व होता है, तो बड़ी सैंपल है तो ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे तो ज्यादा प्रतिनिधित्व हो सकता है इसका, ठीक है। कमियां क्या है, छोटे सैंपल के लिए अनुपयुक्त, यानी छोटे सैंपल में काम नहीं करेंगी। सैंपलिंग फ्रेम तैयार करना कठिन होता है, यानी सैंपल का जो फ्रेम तैयार किया जाता है वो बड़ा मुश्किल होता है इसके अंदर। प्रक्रिया लंबी हो सकती है, ठीक है, तो ज्यादा समय लग सकता है इन सब चीजों को सेट करने में। प्रतिबंधित रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जब सैंपल चुनते समय कुछ शर्तें या प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो ऐसे सैंपल को प्रतिबंधित रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं इस सैंपलिंग के अंदर। इसमें चयन रैंडम भी होता है लेकिन कुछ नियमों के अनुसार, तो इसमें भी क्या होता है भाई, रैंडम ही किया जाता है लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले प्रतिबंधित रैंडम सैंपलिंग के जो प्रकार देख लेते हैं हम क्या क्या है। तो पहला है आपका स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग, फिर सिस्टमैटिक आती है, फिर क्लस्टर आती है, फिर बहुस्तरीय सैंपलिंग आती है। तो 4 प्रकार से होती है ये, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरी जनसंख्या को कई समूहों में बांट दिया जाता है और हर समूहों से कुछ इकाइयां रैंडम चुन ली जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या का कई देशों के लोग और हर देश के कुछ लोगों को रैंडम, ठीक है, मान लीजिए ए कंट्री हो गया, बी कंट्री हो गया, ठीक है, सी कंट्री हो गया, तो सब में से क्या होगा, एक एक लोगों को चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है डेटा बनाया जाएगा। उपयोग, जनसंख्या असमान हो लेकिन हर समूह समान हो, तो भाई जनसंख्या तो बहुत सारी है लेकिन मेन चीज है भाई जो कंट्री के लोग हैं, ठीक है, तो तब इसका यूज किया जा सकता है कि हर कंट्री का प्रतिनिधित्व वाले लोग होने चाहिए, तब इसका यूज किया जा सकता है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है, जनसंख्या की पूरी सूची हर 9th इकाई से चुनी जाती है, पूरी लिस्ट में हर 5वें नंबर को चुनना जैसे, ठीक है, जब जनसंख्या सूचीबद्ध हो। इसमें क्या करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 100 लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, और क्या करेंगे फिर उसके बाद लोगों को चुनना है, सूची बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एनेट टर्म का मतलब ये है कि भाई कोई भी, मान लीजिए आप हर चौथे, 5वें, छठे, 7वें किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, ठीक है। हर 5वें का मतलब है 5 नंबर का हो गया, फिर 10 नंबर का हो गया, फिर 15 नंबर का व्यक्ति हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों को चुन लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रैंडम, ठीक है ना, सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी कहा जाता है इसे। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, पूरी जनसंख्या को क्लस्टर समूह में बांट दिया जाता है, पूरे क्लस्टर को रैंडम चुना जाता है, ठीक है। जैसे 100 स्कूलों की लिस्ट में से 10 स्कूल रैंडम चुने गए और चुने गए स्कूलों के सभी छात्रों का डेटा लिया गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग होती है, यानी 100 स्कूलों का डाटा आया, उसमें से कोई भी 10 स्कूल उठा लिए गए, ठीक है, और उन स्कूल के छात्रों का डाटा ले लिया गया, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग कहा जाता है। जब जनसंख्या बहुत बड़ी और फैली हुई हो, ठीक है, जब जनसंख्या ज्यादा है, मान लीजिए 100 स्कूल हैं और हमें डाटा भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 लेके काम चला लेंगे, तो ये क्लस्टर सैंपलिंग में आ जाता है। फिर आता है बहुस्तरीय सैंपलिंग, इसमें क्या होता है, यह क्लस्टर सैंपलिंग का विस्तार है, इसमें चयन कई चरणों में होता है, ठीक है, इसमें कई चरणों में किया जाता है। जैसे एक देश है, 3 राज्य हैं, प्रत्येक राज्यों से 2 शहर लिए जाएंगे और प्रत्येक शहर से 10 कॉलोनियां ली जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा जटिल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक देश ले लिया, तो उस देश में से 3 राज्य ले लिए जाएंगे और उस 3 राज्य में से प्रत्येक राज्य में से क्या करा जाएगा भाई, एक एक शहर, यानी 2 शहर लिए जाएंगे, फिर इसमें से भी जो एक शहर होगा, हर एक शहर से क्या होगा, 10-10 कॉलोनियां ली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है किया जाता है ये। उपयोग, जब जनसंख्या बहुत बड़ी और जटिल हो, जब जनसंख्या ज्यादा होती है और जटिल होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन देखते हैं, जब नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है इसको कैसे किया जाता है। तो गैर यादृच्छिक प्रतिचयन में सैंपल का चयन संयोग पर नहीं बल्कि अन्वेषक के निर्णय या सुविधा पर आधारित होता है, यानी इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो निर्णय लेगा और वो अपनी सुविधा के आधार पर जो है वो चयन करेगा, इसलिए इसमें पक्षपात की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें पक्षपात होगा भाई, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर है वो अपने हिसाब से क्या करेगा, सर्वेक्षण करेगा, तो पक्षपात हो सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक निर्णायक प्रतिचयन होता है, कोटा प्रतिचयन होता है, एक सुविधा अनुसार प्रतिचयन होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आता है निर्णायक प्रतिचयन, इस विधि में सैंपल का चयन पूरी तरह अन्वेषक के निर्णय पर आधारित होता है, इसलिए अन्वेषक को प्रशिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भाई भार किसके ऊपर है, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है, तो वो अच्छे से प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए और जनसंख्या की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए कि भाई लोग कितने हैं उस क्षेत्र के अंदर। लाभ क्या है, सरल और आसान है, इसमें जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं होती। सही प्रतिनिधित्व, अगर अन्वेषक को जनसंख्या की पूरी जानकारी है तो वह निष्पक्ष है, तो वो सैंपल सही प्रतिनिधित्व ले सकता है, उसे पता है भाई इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं और क्या क्या चीज सर्वेक्षण करना है, उसे अच्छे से पता है, तो बड़े आसानी से इसको कर सकता है। गैर जरूरी आइटम से बचाव, इस विधि से महत्वपूर्ण इकाइयों का चयन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो जो जरूरत की चीजें हैं उनको इकट्ठा करके किया जा सकता है इसे। कमियां क्या है इसकी, व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है, यानी अन्वेषक को व्यक्तिगत पक्षपात में सैंपल को प्रभावित करेगा, भाई अगर उसको कहीं फायदा हो रहा है तो वो उसका यूज कर सकता है। अन्वेषक को जनसंख्या की पूरी जानकारी होना मुश्किल है, जिससे गलती हो सकती है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हर एक जो इन्वेस्टिगेटर है, अन्वेषक है, उसको जनसंख्या की पूरी और सटीक जानकारी होगी, कुछ ना कुछ उसको पता नहीं होगा, तो उसमें क्या करेगा, वो जरूर गलतियां करेगा।
वास्तुनिष्ठता की कमी होती है, भले ही सैंपल अच्छा हो फिर भी त्रुटि की संभावना को मापने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। भाई अगर मान लीजिए सैंपल सही भी आ जाए लेकिन फिर भी उसको सही से अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से यूज करना, ठीक है ना, वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें कमियां हो ही सकती हैं। कोटा प्रतिचयन क्या होता है? इस विधि में जनसंख्या को कई समूहों में बांटा जाता है और प्रत्येक समूह के लिए एक निश्चित संख्या तय की जाती है, लेकिन उस कोटा के भीतर इकाइयों का चयन अन्वेषक के व्यक्तिगत निर्णय पर लिया जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है भाई, कोटा तय किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए चिल्ड्रन हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, युवा हो गए, ठीक है ना, ओल्ड हो गए। तो इस तरह से क्या किया जाएगा भाई, 3 कैटेगरी बना ली उसने, ठीक है, तो 3 कोटा बना लिए। अब इस कोटा में वो निर्भर करेगा भाई कितने लोगों को ले रहा है, इसमें से 3 लोगों को ले रहा है, इसमें से 10 लोगों को ले रहा है, इसमें से 5 लोगों से ले रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो वहां का इन्वेस्टिगेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहता है, कोटा, यानी हर एक कैटेगरी का क्या करा जाता है, कोटा सेट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है सैंपल लिया जाता है। लाभ क्या है इसका, विश्वसनीय परिणाम, अगर अन्वेषक कुशल और अनुभवी हो तो अच्छे परिणाम मिलेंगे भाई। अगर वो अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है ना, अच्छे से काम करना आता है, अनुभवी है, तो वो सही जो है चीजें लेकर आएगा। कम लागत, सैंपल तैयार करने और फील्ड वर्क की लागत कम होती है, ठीक। इससे क्या होगा भाई, सैंपल तैयार करना आसान होगा और जो फील्ड वर्क है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। कमियां क्या है, व्यक्तिगत पक्षपात होगा इसमें, अन्वेषक की राय के कारण सैंपल पक्षपाती हो सकता है। सैंपलिंग त्रुटि और सटीकता का अनुमान लगाना संभव नहीं है, कि भाई जो डाटा आया वो बिल्कुल सटीक है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सुविधानुसार प्रतिचयन, इसमें क्या होता है, इस विधि में सैंपल का चयन अन्वेषक की सुविधा के अनुसार किया जाता है, यानी जो इकाइयां आसानी से उपलब्ध हो उन्हें चुन लिया जाता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है भाई, जाएगा, उसको जो सुविधा लगेगी, जहां अच्छा लगेगा उसी के हिसाब से वो सर्वे कर लेगा। लाभ क्या है, कम खर्चा, समय और धन की बचत हो जाती है। आसान संपर्क है, इकाइयां आसानी से मिल जाती हैं, संपर्क करना आसान है, ठीक है। और पायलट सर्वे के लिए उपयुक्त है, यानी अगर एक रैंडमली आपको जल्दी कोई चीज चाहिए तो आसानी से कर सकते हैं। जब मुख्य सर्वे से पहले आरंभिक अध्ययन करना हो, मान लीजिए आपको कोई काम करना है और उससे पहले एक क्विक चीज आपको समझनी है कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न की जांच और प्राथमिकता जानकारी लेने में उपयोगी है, यानी आप शुरू में क्या कर सकते हैं भाई, जांच कर सकते हैं और उसकी प्राथमिकता जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं पे अगर कोई दुकान खोलनी है तो आप जाएंगे उसके आसपास एक रैंडमली पूछ लेंगे भाई कि यहाँ पे कौन कौन सी दुकानें जो अच्छी चलती हैं, कौन सी खराब चलती है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप उस पर और भी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको तुरंत कोई जानकारी है चाहिए तो उसके लिए उपयुक्त होता है ये। कमियां क्या है इसकी, प्रतिनिधित्व की कमी है, चुनी गई इकाइयां पूरी जनसंख्या सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी जो इकाइयां चुनी जाती हैं वो पूरी जनसंख्या को नहीं लेकर चलती हैं। व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है, यानी सुविधा आधारित होने के कारण पक्षपात की संभावना है, क्योंकि भाई उसको जहां पे मर्जी, जहां पे अच्छा लगेगा वो वहां पे जाके क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर वहां पे जांच कर लेगा, ठीक है। असंतोषजनक परिणाम, परिणाम अक्सर गलत या भ्रामक हो सकते हैं, तो हो सकता है भाई जो डेटा आ रहा है वो सही ना हो, ठीक है, भ्रामक हो या उसमें गलतियां हुई तो उसके परिणाम जो हो सही ना हो, ठीक है। तो ये कमी इसके अंदर हो सकती है। अब समझते हैं भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। जनगणना क्या है, तो भारत में जनगणना जनसंख्या से जुड़ी जानकारी जुटाने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। तो भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या है, जो सेक्स रेशो क्या है, इन सब चीजों की जानकारी के लिए जो है जनगणना एक सबसे अच्छा तरीका है, जिसके जरिए भारत सरकार है वो क्या करती है, जानकारी इकट्ठा करती है। तो इसके अंदर सरकार को क्या पता लगता है, लोगों की संख्या, घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, ये सारी जानकारियां जो है गवर्नमेंट इकट्ठा करती है जनगणना के द्वारा। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जनगणना से मिली जानकारी का उपयोग सरकार प्रशासन चलाने में करती है, योजना बनाने में, देश में जो भी नीतियां बनानी है, और बहुत सारी योजनाओं का प्रबंधन करने में करती है, जिससे देश की आर्थिक विकास हो सके। तो इन सब चीजों के लिए जो है ये जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है गवर्नमेंट को, तो इसलिए जानकारी इकट्ठा करी जाती है जनगणना के द्वारा। कब से हो रही है जनगणना, तो भारत में जनगणना 10 साल में होती आई है। पहली जनगणना 1881 में हुई थी, आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। कौन करता है जनगणना, तो जनगणना करने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत के कार्यालय की जाती है, ठीक है ना, कार्यालय के द्वारा की जाती है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होते हैं, वो जनगणना करवाते हैं भारत में। ताजा जनगणना कब हुई है, तो सबसे हाल ही की जो जनगणना वो 2011 में हुई थी, ठीक है, 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। यह लगातार होने वाली 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं, ठीक है। तो भारत की 15वीं जनगणना रही और 7वीं थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना, ये भी जो है एक अच्छा तरीका है जानकारी इकट्ठा करने का। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस की शुरुआत 1950 में हुई थी। ये राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था, जिसके अध्यक्ष पीसी महानोबिस थे, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका,
राष्ट्रीय आय की गणना करना कि भाई देश की राष्ट्रीय आय किस तरह से चल रही है। आंकड़ों की कमी को पूरा करना था, खासकर असंगठित और घरेलू क्षेत्र के आंकड़े जुटाना। ठीक है, तो इसमें क्या करना था भाई, राष्ट्रीय आय की गणना करनी थी, आंकड़ों में जो कमी है उसको पूरा करना था, जो असंगठित क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाना था। तो इन सब चीजों के लिए क्या करना था, ये आंकड़े इकट्ठे करने थे। मार्च 1970 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कर दिया गया। ठीक है, तो 1970 में इसको क्या बना दिया गया, एनएसएसओ बना दिया गया। ठीक है, शुरू में क्या था, ये एनएसएस था। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के मुख्य सर्वेक्षण, तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण इसका काम है। सबसे पहला तो समाज की आय, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, उद्योगों की उत्पादन, रोजगार, निवेश संबंधी जानकारी हर साल जुटाने के लिए। ठीक है, तो क्या करता है भाई, किस तरह से उत्पादन हो रहा है, रोजगार क्या है, निवेश कितना है। ठीक है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करता है। कृषि सर्वेक्षण का काम है, खेती हो गई, फसल उत्पादन हो गया, किसानों की स्थिति को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होता है इसमें, और वार्षिक उद्योगों का सर्वेक्षण किया जाता है, कृषि सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों जो हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र हैं उनका सर्वेक्षण किया जाता है और वहां से जानकारी इकट्ठा की जाती है। ठीक है ना, चाहे वो जो आय कैसी है, शिक्षा कैसी है, रोजगार, स्वास्थ्य का क्या है, क्या जरूरत है, तो उन सब चीजों को देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में जो होता है, उद्योगों पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ भाई निवेश हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए। ऐसे कृषि सर्वेक्षण देखा जाता है, भाई खेती फसल उत्पादन सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके मुख्य सर्वेक्षण है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की गतिविधियां, तो इनकी गतिविधियां क्या है, तो अलग अलग विषयों पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना काम था। यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण और आर्थिक गणना के बाद फॉलो अप सर्वेक्षण करना होता था। यानी पहले क्या करते थे भाई, वार्षिक उद्योग जो था उसका सर्वेक्षण किया जाता था, फिर आर्थिक गणना की जाती थी, और फिर बाद में देखा जाता था भाई क्या काम सही हो रहा है या क्या कमियां हैं, उन सब चीजों को देखा जाता था। राज्यों द्वारा किए गए फसल आकलन और क्षेत्र गणना की जांच करना कि भाई जो भी राज्यों ने डेटा दिया हुआ है उनके राज्य में क्या गतिविधियां हैं, ठीक है ना, क्या फसल का आकलन है, तो इन सब चीजों की वो जांच करते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए सैंपल फ्रेम तैयार करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में क्या चीज किया जाना चाहिए आर्थिक क्षेत्र के तौर पर, वो सारा इसमें देखा जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कीमतों का डेटा एकत्रित करना कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई क्या है, प्राइस रेट क्या चल रहा है, इन सब चीजों का जो नमूना लिया जाता है इसमें। आवश्यकता पड़ने पर विशेष सर्वेक्षण और पायलट अध्ययन करना। ठीक है ना, अगर जरूरत पड़ती है तो विशेष अध्ययन भी करने पड़ते हैं किसी चीज की, तो उन सब चीजों को भी देखा जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।